योजना दम इसलिए तोड़ रही है क्योंकि बिहार में सत्ता और संसाधन दोनों का केंद्रीकरण हो गया है। पूरी व्यवस्था दो मंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और 4-5 अफसर मिलकर चला रहे हैं। शुरू हुई है, उसके करीब अभी 15 साढ़े 15 महीने हो गए। इन 15 महीनों में हम लोग पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए दरभंगा पहुंचे हैं। ये करीब करीब बिहार का 40-45% हिस्सा है। दरभंगा में मैं पिछले 20 दिनों से हूँ, अभी आने वाले 10-12 दिन यहाँ पे और रहूँगा। दरभंगा के बाद हम लोग बेगूसराय जाएंगे। पदयात्रा का जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य ये है कि बिहार में जो गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी, भुखमरी है, इसके पीछे का जो मूल कारण है कि यहाँ के लोग अपनी समस्याओं को छोड़कर जाति पर, धर्म पर, लालू जी के डर से भाजपा के डर के लालू जी को वोट करते हैं। तो गांव देहात में जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आपकी स्थिति तब सुधरेगी जब आप अपने मुद्दों पर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। इसीलिए पदयात्रा में सुबह से शाम तक गाँव में जाकर छोटी छोटी बैठकें करके लोगों को ये बताया जाता है कि आने वाले समय में अगर आप अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वोट आप चाहे जिसको भी करें, लेकिन वोट अपने मुद्दों पर करें, अपने बच्चों के चेहरे को देख कर करें। नेताओं के कहने पर जाति, धर्म, नाली गली, 5 किलो अनाज पर वोट न करें। पदयात्रा का पहला उद्देश्य यह है समाज में इस बात के लिए चेतना, समाज को बताना, समझाना। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में 50% से ज़्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि एक नया दल और एक नया विकल्प बनना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि जो 3-4 दल यहाँ पिछले 40-50 सालों से शासन व्यवस्था में रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, इससे अभी उनकी स्थिति सुधरी नहीं है। तो लोग विकल्प के अभाव में गलत लोगों को, गलत दलों को वोट न दें, इसके लिए एक दल का गठन किया जाए। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि गांव देहात में जाकर वहां पर जमीन के स्तर से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, निकाला जाए, जो साथ में आकर एक नया दल, नया विकल्प बनाना चाहते हैं। और तीसरा पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि अगर लोगों की समझ में आ जाए, लोग सही मुद्दों पर वोट करें, उनके सामने एक नया दल हो, नया विकल्प हो, उसको चुन भी लें, तो भी बिहार के विकास के लिए जरूरी है कि चुने हुए लोगों के पास बिहार को सुधारने की एक योजना हो, जो जमीनी हकीकत को देखकर समझकर बनाई गई हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य उससे जुड़ा हुआ है कि बिहार के हर पंचायत का अगले 10 साल में कैसे उसको विकसित किया जाएगा, उसकी योजना बनाना। जिस पंचायत की जो समस्या है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं जल जमाव है, कहीं बाढ़ आता है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है, ये सारी बातें तो हैं ही, लेकिन जो मूल बातें हैं कि हर पंचायत को अगले 10 बरस में कैसे वहाँ लोगों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को अच्छी किया जाएगा। हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। और पंचायत के स्तर पर ये असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना कि जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, उनकी खेती से आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। ये 3 योजना हर पंचायत के लिए, बिहार के 8,500 पंचायतों के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो 3 बातें लोगों को बताना कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। दूसरा, बिहार में विकल्प के अभाव में आप गलत दल और नेताओं को वोट न करें, इसके लिए मिलकर एक दल बनाइए। और तीसरा, जो लोग इसको मिलकर बना रहे हैं, उनके पास बिहार को सुधारने का एक सोचा समझा, जमीनी हकीकत को समझकर एक योजना हो। उसी के आधार पर इस पूरी पदयात्रा को हम लोग कर रहे हैं। 15 साढ़े 15 महीने हुए हैं। आगे का जो बिहार का रास्ता बाकी है, उसको करने में 1-1.5 साल और लग सकता है, लेकिन कोई भी आगे का जो निर्णय है वो पदयात्रा पूरी करने के बाद ही मैं लूँगा। अभी तक की ये स्थिति है। अभी पदयात्रा के दौरान जो मेरे अनुभव रहे, जो मैंने देखा, उस पर आप अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। हेलो, सबसे पहले तो यहाँ के जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की ओर से आपके जो है पदयात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामना।
दूसरी बात है जो कि जो आप सर यहाँ जो है सो 15वां महीना आपका जो है सो चल रहा है। 16वां महीना, 15 महीने 2 दिसंबर को पूरा हो गया, 16वां महीना चल रहा है। इसमें सर सरकार की अरबों खरबों की योजना चली है, बिहार सरकार की, केंद्र सरकार, दोनों की मतलब टाइम में आपको क्या लगा जो कि जो किस तरह की योजनाओं का लोगों के पास पहुंचा होगा इसका लाभ? नहीं, देखिए, अगर योजना स्पेसिफिक अगर आपको बात करनी है तो केंद्र सरकार की 4 बड़ी योजनाएं चल रही हैं अभी जमीन पर। पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलना है। जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही प्रति माह मिल रहा है। ऐसा इसलिए है कि प्रखंड के स्तर पर जो अनाज आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, उसमें करीब करीब 20% की चोरी होती है। 35 से 40 रुपया प्रति क्विंटल की दर से यहाँ के जो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं वो पैसा लेते हैं। ज़्यादातर जगहों पर लोग बताते हैं कि जो विधायक हैं वो भी प्रति माह इस अनाज में से 6 से 8 रुपये, उनकी भी जो उनका जो हिस्सा है वो भी 6 से 8 रुपये प्रति माह प्रति क्विंटल है। इस चोरी की वजह से 35 से 40 रुपये प्रति क्विंटल का जो चोरी हो रहा है, उसी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही बिहार में मिल रहा है। दूसरी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको गांव देहात में लोग इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर इसके जो लाभार्थी हैं वो अभी भी इंदिरा आवास योजना वाले ही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब करीब नगण्य है, लेकिन जिन लोगों को भी इसका लाभ मिला है, जिसमें 1,40,000 रुपया आवास बनाने के लिए मिलना है, उसमें भी 25,000 से 40,000 रुपया तक लोगों को घूस देना है, तभी उनको इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ मिल सकता है। और ये जो पैसा है ये जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में बंट रहा है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी 20 से 25,000 अधिकारियों का जो हिस्सा है वो तो वो लेंगे ही लेंगे। और एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका नाम अगर लिखा जाना है लाभार्थी के तौर पर तो उसके लिए 1,000 रुपया लगेगा। अगर घर का फोटो लेकर भेजेगा उसके लिए 2,000 रुपया लगेगा। पहली किस्त जारी होगी तो उसमें 10,000 रुपया लगेगा। एक व्यवस्था बनी हुई है। तीसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है स्वच्छ भारत अभियान की, जिसमें लाभार्थियों को 12,000 रुपया शौचालय बनाने के लिए मिला है। 2-3 बरस पहले बिहार के ज़्यादातर पंचायतों को ODF घोषित कर दिया गया। जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं उन्होंने लिखकर सर्टिफाई किया कि बिहार में ज़्यादातर पंचायत ODF हो गए। सच्चाई जमीनी हकीकत यह है कि शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई नहीं है। ऐसा इसलिए है कि शौचालय की इस योजना में 2,000 रुपये प्रति शौचालय अधिकारियों ने पैसा लिया और लाभार्थियों को जो पैसा जारी किया गया 10,000 रुपया, वो भी एक ही शौचालय के साथ फोटो खिंचाकर 4 लाभार्थी 5 लाभार्थियों को जारी कर दिया गया। किसी ने इसकी चिंता नहीं की कि एक्चुअली में शौचालय बने कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो ये पूरा ODF जो है वो कम से कम बिहार में जितने 12 जिलों में मैं गया हूँ कम्प्लीटली फार्स है। चौथा एक जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो मनरेगा है। मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं पैदल चलूंगा तो मुझे गांव देहात में मनरेगा का काम होता दिखेगा, इसलिए कि यहाँ बहुत गरीबी है, भूमिहीन लोग बहुत हैं, लोग मजदूरी करते हैं। अभी तक 15 साढ़े 15 महीनों में मुझे मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता दिखा ही नहीं है। लोग जरूर ये बताते हैं कि भैया ये मिट्टी भरा गया है मनरेगा में, या ये वृक्ष लगाया गया है मनरेगा में, या पंचायत भवन या आंगनबाड़ी का जो केंद्र है उसको मनरेगा के मजदूरों की मदद से बनाया गया है, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता मुझे अभी नहीं दिखा है। जब उसको मैंने आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले वर्ष मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के लिए दिल्ली से आ सकता था बिहार के लोगों के लिए, तो 60 रुपया 61 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए, वो पैसा दिल्ली में सरेंडर हो गया। और जो 39-40 रुपया आया उस मनरेगा में PC का जो दर है, भ्रष्टाचार का जो दर है वो 40 से 50% है। सबसे ज्यादा चोरी अगर कहीं है तो मनरेगा के फंड में है। तो कुल मिला जुलाकर 100 रुपया के बजाय जमीन पर 20-25 रुपया ही मनरेगा के तहत पहुंचा है। ये 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं की जमीनी हकीकत है। राज्य सरकार की जो 4-5 बड़ी योजनाएं चल रही हैं
उसमें एक सबसे बड़ी योजना, सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन बड़ी योजना जिसकी घोषणा नीतीश कुमार ने 2015 में की थी, वो है युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए की मासिक सहायता। 15 में ये अनुमान किया गया था कि 18 साल से 35 साल के हर बिहार के बच्चे को जो बेरोजगार है, अगर उसको 1,000 रुपए का मासिक सहायता दिया जाए तो उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा मजबूरी में मजदूरी करने के लिए। उस समय का अनुमान था कि इस योजना को लागू करने में करीब करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपया हर साल का खर्च होगा, जो बिहार सरकार के बस की बात है, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है। आज तक इस योजना को न शुरू किया गया, न किसी को इसका लाभ मिला, न कोई पत्रकार पूछता है, न कोई हमें आज तक मिला जिसको 1,000 रुपया कभी मिला हो। योजना को शुरू ही नहीं किया गया। दूसरी एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। ये बिहार में एक अध्ययन कराया था मैंने 2015 में, तो पता चला कि 1/3 से ज्यादा परिवार यहाँ ऐसे हैं जो 12वीं के बाद अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने बच्चों को 12वीं के बाद आगे पढ़ा सकें। इसलिए योजना बनाई गई कि अगर सरकार की गारंटी पर बैंक से पैसा मिल जाए ताकि लोग आगे की पढ़ाई कर सकें, जब उनको नौकरी मिल जाएगी तो वो पैसा वापस कर देंगे। उस समय का अनुमान था कि इसमें करीब 1,25,00,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 10 वर्षों में 9 लाख बच्चों को ही इसका लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तीसरी जो राज्य सरकार की बड़ी योजना है वो है नल जल योजना, जिसकी चर्चा आप लोग खूब करते हैं। 2015 में अनुमान किया गया कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंच जाएगा। योजना बनी नल जल योजना, पैसा बटा, बंदरबाट हुआ। सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच गया है। जमीनी हकीकत यह है कि 2/3 से ज्यादा घरों में नल का पानी नहीं पहुंचा है। योजना या तो ठीक से बनी नहीं, या बनी तो बनकर चल के बंद हो गई, या फिर रख रखाव के अभाव में चोरी होने के कारण से वो योजना बंद पड़ी हुई है। तो 2/3 घरों में आज भी नल से पानी नहीं पहुंचा है। चौथी जो सबसे बड़ी योजना राज्य सरकार की थी वो थी नाली गली के पक्कीकरण की योजना। बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 में सबसे बड़ी जो 7 निश्चय की योजना थी वो नल जल योजना नहीं थी, नालियों गलियों के पक्कीकरण की योजना थी। उसमें यह तय किया गया था कि बिहार के हर घर के से जो नाली निकलता है उसका पक्कीकरण किया जाए, उस नाली को एक बड़े नाले से जोड़ा जाए और पानी को गांव से बाहर निकालकर उसका निस्तारण किया जाए। ये पूरा काम करने में 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। इस योजना में भी आज तक हमको घरों के नालियों के पक्कीकरण की बात कहीं नहीं दिखी है। गांव में सड़क के किनारे जरूर कुछ बेतरतीब तरीके के नाले बनाए गए हैं, इसका ये दिखाता है कि योजना में पैसा निकाला गया, लेकिन गांव में उस नाले बनाए गए। उन नालों को न घरों के नालियों से जोड़ा गया, न नालों से बाहर पानी निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ है कि ज्यादातर ये नाले जो हैं ये कूड़ेदान बन गए हैं। इस पर भैंस लोग बांधते हैं, गोबर पाते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, और ये सब नाले करीब करीब बंद हो गए। इसके अलावा जो यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है उस पर टिप्पणी करना बेकार है। सब आदमी मान रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो हमको कहीं दिखा ही नहीं। अनुमंडल और जिला अस्पताल में तो हम गए नहीं हैं, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रखंड पंचायत के स्तर पर कोई भी स्वास्थ्य केंद्र अभी तक हमको चलता हुआ नहीं दिखा। कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिखा जहां डॉक्टर हो, मरीज हो, दवा कोई बैठा हो, ऐसा दिखा ही नहीं। जो स्वास्थ्य केंद्र छोटे मोटे बने भी हुए हैं वहां पर भैंस, गाय, बकरी वही आपको दिखेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बिहार में ज्यादातर लोग ग्रामीण चिकित्सकों या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर पर ही आश्रित हैं। सरकार की कोई व्यवस्था कहीं नहीं है। तो मोटे तौर पर ये राज्य सरकार की जो योजना है वो जमीन पर ये मैंने देखा, केंद्र सरकार का मैंने आपको बता दिया। सर एक ये आपका सर पीसी क्लब चल रहा है, महिला के लिए अलग, यूथ के लिए अलग, इसके बारे में क्या कहना है? गाँव गाँव में अभी जो बना है, देखिए यूथ क्लब की परिकल्पना बिल्कुल इससे जुदा है। बिहार में जब मैंने जन स्वराज अभियान शुरू किया तो मैंने एक सूची बनवाई कि बिहार में कौन से लोग, किस तरह के लोग यहाँ एमएलए, विधायक, मंत्री, सांसद बनते हैं। तो मैंने जब पिछले 30 वर्ष के विधायकों का और सांसदों का सूची बनवाया तो मुझे पता चला कि यहाँ पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1250-1300 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बने हैं। बिहार की आबादी है 13 करोड़।
3.5 करोड़ परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन विधायक सांसद यहाँ सिर्फ 1250-1300 परिवार के लोग ही बने हैं। ये एक तरीके से कुछ परिवार का राजनीति पर कब्जा है। विधायक का लड़का विधायक बनेगा, मंत्री का लड़का मंत्री बनेगा। सामान्य जो बच्चा है, अगर आपके बाबूजी विधायक नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, राजनीति में पहले से बहुत सक्रिय नहीं है, तो आपको चुनाव लड़ने का अवसर बिहार में नहीं है। और ऐसा सिर्फ लालू जी के केस में नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि लालू जी के परिवार का दबदबा है। हर विधानसभा, हर प्रखंड में कोई ना कोई ऐसा परिवार है जो कि राजनीति करता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, भाजपा को हम लोग मानते हैं कि भाई, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भाजपा तो परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन अभी भाजपा के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी बिहार में। इनके बाबूजी शकुनी चौधरी, जब कांग्रेस का दौर था तो कांग्रेस के दौर में शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री बन गए। और आज अगर भाजपा की बढ़त ताकत दिख रही है तो भाजपा को भी कोई दूसरा नहीं मिला, शकुनी चौधरी का बच्चा ही मिला है। तो ये कमोवेश हर प्रखंड, हर जिले की स्थिति है। 4, 5, 10 परिवारों ने राजनीति पर पूरा अपना कब्जा बनाया हुआ है। जिस दल का, जिस नेता का भी हवा होता है, सब उसी में चले जाते हैं। जनता को ऐसा लगता है कि हम इनको हटाकर नया ला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार, चाहे 15 साल लालू जी का शासन हो या नीतीश कुमार का शासन हो, 2/3 से ज्यादा विधायक और सांसद वही लोग हैं जो पहले लालू जी के साथ थे। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जन स्वराज में हमने एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है, जिसमें जन स्वराज का ये संकल्प है कि पूरे बिहार से 1 लाख बच्चों को, जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में आना चाहते हैं, जो बड़े बाप के बच्चे नहीं है लेकिन राजनीति में आकर अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, ऐसे 1 लाख बच्चों को, मतलब हर पंचायत में 8 से 10 ऐसे बच्चों को राजनीति में लाने की जो जिम्मेवारी है, उनको प्रशिक्षण है, उनको व्यवस्था है, उनको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की बात है, वो जिम्मेवारी जन स्वराज ने ली है। जन स्वराज के माध्यम से मेरा प्रयास है कि हर प्रखंड में 8 से 10 ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपने लिए पहचान बनाना चाहते हैं, आगे 4 बरस, 5 बरस, 10 बरस में चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ऐसे बच्चों को इन क्लबों के माध्यम से संगठित किया जाए और उनको प्रशिक्षित किया जाए, ताकि आने वाले समय में अपनी क्षमता के अनुसार ये बच्चे वार्ड सदस्य लड़ें, मुखिया लड़ें, सरपंच लड़ें, विधायक लड़ें, जो जिसकी क्षमता हो उनको आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए ये क्लब बनाए जा रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, आप वाईएसआर, डीएमके और टीएमसी के साथ भी आपने काम किया। फिर जेडीयू में 18 से 20 तक आपने रहा। इन सब दलों के साथ रहने के बावजूद भी आप एक नए दल की तैयारी में हैं। तो आने वाले दिनों में अगर इन दलों को समर्थन के करीब जनता ला देती है तो ये किन दलों के साथ जाएगी फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने बात बताई कि 10 साल मैंने अलग अलग दल और नेताओं के साथ काम किया है, और उसी काम के आधार पर जो अनुभव मेरा है कि सिर्फ दलों को जिताने हाराने से, नेताओं के चुनाव जीतने हारने से बहुत समाज में आमूलचूल परिवर्तन नहीं आता है। ये मेरा अपना 10 साल का अनुभव रहा है। जैसा आपने लिस्ट गिनाया, हमने करीब करीब सभी नेताओं के साथ, बड़े दलों के साथ काम किया है। उनको जिताने में अपनी भूमिका भी मेरी रही है। वो जीत कर आए भी, लेकिन उससे समाज नहीं बदला, उससे बिहार नहीं बदला। बिहार ने महागठबंधन की सरकार देखी है, बिहार ने एनडीए की सरकार देखी है। हम बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोगों ने कांग्रेस, यूपीए की सरकार दिल्ली में भी देखी है, और अभी मोदी जी एनडीए की भी सरकार देख रहे हैं। इन सारी कॉम्बिनेशन से बिहार से गरीबी नहीं खत्म हुई, यहाँ से पलायन नहीं रुका, यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लगी, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरा। तो मेरा अपना 10 साल का जो अनुभव है कि जब तक समाज के स्तर पर प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक राजनीति के जरिए कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो अपने 10 साल के अनुभवों के आधार पर जो मैंने परिकल्पना बनाई है, 2 बरस लगे, 3 बरस लगे, 5 बरस लगे, समाज के स्तर पर जाकर प्रयास किया जाए। लोग जब जगेंगे, लोगों की चेतना जगेगी, तभी इस चीज को सुधारा जा सकता है। चुनाव जीतना कठिन है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कठिन है कि चुनाव सही लोगों के साथ जीता जाए। तो ये जो पूरा प्रयास है, ये सिर्फ चुनाव दल बनाकर चुनाव जीतने का प्रयास नहीं है, ये सही लोगों के साथ दल बनाकर चुनाव जीतने का प्रयास है, ताकि जीतने के बाद सही मायनों में यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम किया जा सके। आपने कहा गठबंधन वगैरह,
तो ये जो पूरा प्रयास है, इसमें जब कोई दल ही नहीं है तो गठबंधन कैसे बनेगा? गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। जब दल बनेगा तो ये जो पूरी परिकल्पना है, इसमें आप यकीन रखिए, या तो हम अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में आने की कोई संभावना नहीं। अगर समाज को ये बात समझ में आ जाए तो इतनी सीट मिलेगी कि आपको किसी को गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इतने सारे प्रयास के बावजूद भी समाज को ये बात समझ में ना आए तो 2-4-10 सीट भी नहीं मिलेगा, 0 सीट आएगा, तो फिर उस स्थिति में भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो वो बिल्कुल क्लियर है, कहीं किसी तरह का कोई जोड़ तोड़ गठजोड़ गठबंधन उसकी जरूरत ना है ना होगी। या तो बात जनता के समझ में आएगी और जनता इसको एक नए विकल्प के तौर पर स्थापित करेगी, जनता का राज बनाएगी। अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। एनडीए और आईएनडीए में पीएम पद को लेकर के रस्साकसी चल रही है और एज मतलब बहुत ज्यादा भविष्य वक्ता राजनीति विश्लेषक के रूप में आपका इसमें क्या मानना है, जो कि आईएनडीए में पीएम पद को लेकर के बहुत ज्यादा रस्साकसी चल रही है? मुझे कोई रस्साकसी नहीं दिख रही है। पहले आप अपना गठबंधन बनाइएगा, चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा, तब न प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ी बात होती है। बिहार में बड़बोलापन यहाँ के सामाजिक राजनीतिक जीवन की सच्चाई है। जिस दल का 0 MP है, आरजेडी का 0 सांसद है लोकसभा में, अब वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये बड़बोलापन ही है। भाई आपको पूछ कौन रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय तो वो पार्टियां कर सकती हैं जिनके सांसद जीत कर आते हैं। आपका 0 सांसद जीता हुआ है और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तो ऐसे हुआ कि हम यहां से बैठ के बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपको ना समझ है ना कुछ आपकी सोच है, जबरदस्ती का कुछ बात किए जा रहे हैं। आपने कहा कि इंडिया में प्रधानमंत्री पद को लेकर रस्साकसी है। मेरे भाई, अभी तो इंडिया गठबंधन के 3-4 खाली बैठक हुई है, अभी तो कार्यक्रम तय नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट तय नहीं हुआ, यही नहीं पता है कि वो लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो रस्साकसी क्या होना है? तो कॉमन सेंस की बात है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो स्वाभाविक तौर पर उस दल इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। आप चाहे जितना हल्ला मचा लीजिए, सबसे बड़ा दल वहां कांग्रेस है, तो कांग्रेस को छोड़कर कोई दूसरा आदमी उसका नेतृत्व कैसे करने लगेगा? मान लीजिए कि कांग्रेस छोड़ भी दे तो दूसरा बड़ा दल टीएमसी है, वो छोड़ देगा तो तीसरा बड़ा दल डीएमके है। बिहार के दलों का उसमें क्या है? बिहार के दलों का तो कोई, बिहार में तो 40 में से 39 संसद एनडीए के जीते हुए हैं, तो यहाँ के दलों की क्या भूमिका उसमें होगी? अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। कौन पूछ रहा है बिहार के नेताओं को वहां पर? हमको तो नहीं लगता है कि देश की राजनीति में कोई नीतीश कुमार को पूछ रहा है। अपने से आप पटना में बैठ के जो बोलना है बोल दीजिए। और सर, आप यहाँ पर मिथिलांचल में इसमें आपकी जो है पद यात्रा समाप्त की ओर है, अब आप जाएंगे बेगूसराय यहाँ से, तो आप कुछ मैथिली के लोगों से मिले, कुछ मैथिली सीखे, या मैथिली में कैसा लगा लोगों का? नहीं, जो भी संवाद होता है मैथिली, लोग तो मैथिली में ही बोलते हैं। तो कुछ हम मैथिली जैसे बजने सीखलिए? बजने नहीं सीखे हैं, लेकिन हम मैथिली समझते हैं। लोग जो बोलते हैं उसको हम हिंदी में जवाब देते हैं। और मेरा अपना स्वभाव है कि जब जिस भाषा पर मेरी पकड़ नहीं है उस पर जबरदस्ती कुछ बोलने का फायदा नहीं है। वो उससे उस भाषा का भी अपमान है। शब्द का चयन या जो जिस तरीके से उसको बोला जाना चाहिए, अगर हमको नहीं बोलने आता है तो बोलकर उस भाषा का भी अपमान करेंगे। मैथिली इतनी रिच भाषा है, लोग बोलते हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल नहीं सकते, हमारी वो कमजोरी है, हमको नहीं बोलने आता है। नहीं बोलने आता है तो बेहतर है कि हम न बोलें, बजाय इसके कि उसको गलत तरीके से बोलें। यहाँ के लोगों का भाव भंगिमा आप कैसा लगा? स्वभाव विचार, मिथिला में आप घूमे हैं रास्ते में? देखिए, भाव भंगिमा का जहाँ तक सवाल है तो मुझे मिथिला के लोगों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क, मैं दूसरे हिस्से से आ रहा हूँ, वो है नहीं। जो परेशानी लोग झेल रहे हैं चंपारण में, छपरा में, गोपालगंज में, कमोवेश वही परेशानी लोग दरभंगा मधुबनी में भी झेल रहे हैं। यहाँ गरीबी खास करके सीतामढ़ी और मधुबनी के इलाकों में थोड़ी ज़्यादा दिखी, पलायन बहुत ज़्यादा दिखा। किसी जमाने में लोग यहाँ पर पढ़े लिखे होते थे, वो बात देखने सुनने को मिली। लेकिन आज आप जो लोग हम जैसे आए थे, लोगों ने कहा कि ये पढ़े लिखे लोगों की ज़मीन है, मधुबनी में बहुत पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे। मुझे ऐसा नहीं दिखा।
कभी आपके बाप दादा बहुत पढ़े लिखे होंगे, आज के तारीख में तो मिथिला में जो ज्यादातर जगह है, आप यहाँ से मजदूर ही पैदा कर रहे हैं, यहाँ से आप विद्वान नहीं पैदा कर रहे हैं। ये तो आपका भ्रम है। हम लोग बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कभी थे, आज नहीं है। आज सबसे ज्यादा घरों से यहाँ से मिथिला से लोग मजदूरी करने जा रहे हैं। आज आप बिहार के सबसे गरीब इलाके में एक हैं, पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई है, लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जाकर मजबूरी में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो कुल मिला जुला के यही स्थिति है। वो मांस मखान वाली जो बात है वो बहुत जमीन पर दिखी नहीं। आप मधुबनी में जाइएगा, वहां कहाँ मखाना की खेती हो रही है, तो करीब करीब बंद हो गई है। पान कहाँ खेती हो रही है, पान की खेती बंद हो गई है। तो अब बातें धीरे धीरे किताबों में और आपकी यादों में सिमट के रह गई हैं। आज जीवन की सच्चाई यही है कि आपको मजदूरी करना है, पढ़ाई के लिए साधन नहीं है, नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है, और लोग अपने जीवन यापन चलाने के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। जदयू, बीजेपी, टीएमसी सभी का रणनीति कर रहे हैं, तो अब आप और आपका वैचारिक मिलन वाली पार्टी कौन है? मेरा जब हमने काम किया तो कोई वैचारिक मिलन की जरूरत नहीं है। हमने उस काम को प्रोफेशनल तरीके से किया है। जिसका काम, जिसकी जिम्मेवारी ली, उस काम को किया। मेरी जो अपनी विचारधारा है वो विचारधारा आपको जन स्वराज की विचारधारा में दिख रही है। अगर मेरा वैचारिक मिलन किसी दल से होता तो उसी दल में हम शामिल रहते। किसी से मेरा वैचारिक मिलन नहीं है, इसीलिए किसी दल में नहीं, हम अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। क्या बिहार में आपकी पार्टी किसी पार्टी से समझौता करेगी? तो सवाल भैया पूछ चुके, तो जब हमारा पार्टी है नहीं तो समझौता करने का सवाल कहाँ होता है। बिहार में अभी सभी जातियों की अपनी अपनी पार्टी है, तो आपकी पार्टी किस जाति का है? ये तो आपका भ्रम है। किस जाति का कौन पार्टी है हमको तो नहीं मालूम है। आप पहले हमको बता दीजिए कि कौन सी जाति का कौन पार्टी है, तो हम बता देंगे कि हमारे ये जन स्वराज किस जाति का होगा। भाजपा किस जाति की पार्टी है हमको तो नहीं मालूम है। आरजेडी किस जाति की पार्टी है हमको नहीं मालूम है। तो आरजेडी वाले भी नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसी जाति का पार्टी है। मैंने जो अभी बात बताया, मिथिलांचल में आकर यही लगा कि जिस तरह की एक रूपरेखा मिथिलांचल के बारे में किताबों में लिखी गई है, लोग बात करते हैं, अपने किस्से कहानियों में सुनाते हैं, उससे और आज की जमीनी हकीकत में कोई सामंजस्य नहीं है। आज जमीनी हकीकत मिथिला की गरीबी की, अशिक्षा की, बेरोजगारी की, भुखमरी की है। किसी जमाने में आप यहाँ पर पढ़े लिखे समृद्ध लोग होते थे, आज आप बिहार के सबसे गरीब, पिछड़े, अनपढ़ समाज का हिस्सा है। उद्देश्य आपको शुरू में ही बता दिया। आप शुरू करने से पहले, पत्रकार वार्ता आपके क्वेश्चन लेने से पहले मैंने शुरू किया कि उद्देश्य 3 है कि समाज को बताया जाए कि भाई अगर आपको अपनी दशा सुधारनी है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। दूसरा कि अगर आपको लगता है कि बिहार में कोई दल अच्छा नहीं है तो नया विकल्प, नया दल बनाइए। और तीसरा कि बिहार के विकास के लिए एक योजना बनाई जाए जिससे कि अगले 10 वर्ष में यहाँ के गाँव का, पंचायतों का विकास हो सके। आपके जनसभा में महिलाओं की संख्या काफी रहती है सर। गांव में ही महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि जो पुरुष हैं, जो नवयुवक हैं, वो तो सब बाहर चले गए हैं काम करने के लिए। महिलाओं की संख्या ज्यादा होने की एक वजह यह है कि यहाँ पर पलायन का स्तर बहुत ज्यादा है। गांव में आप जाएंगे तो आपको छोटे बच्चे मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी। जो नवयुवक है वो हर गांव में 40 से 50% नवयुवक बाहर चले गए हैं काम करने के लिए। जिन पंचायत और प्रखंडों में बाढ़ की समस्या है वहां पर तो 60-70% लोग बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब लड़के हैं ही नहीं यहाँ तो वो सभा में भी नहीं आएंगे, क्योंकि गांव में ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है सर कि पद यात्रा खत्म होने के बाद आप मिथिलांचल के लोगों को भूल जाएंगे? भैया, मिथिलांचल के लोगों को याद करने के लिए कोई अलग से तो हम प्रयास कर नहीं रहे। हम पूरे बिहार की पद यात्रा कर रहे हैं, उसमें मिथिलांचल भी शामिल है। मिथिलांचल की समस्या, यहाँ के लोग, यहाँ की भावनाएं, वो सब साथ में ही जब पदयात्रा कर रहे हैं, इतना समय बिता रहे हैं, तो हमारे साथ ही वो जुड़ी हुई है। भूलने की क्या बात। आज के दौर में पार्टी का टिकट लेने के लिए प्रत्याशियों को करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, चाहे वो पार्टी फंड के नाम पे हो या कुछ अलग से हो। भविष्य में नया विकल्प के तौर पर अगर आपका दल आता है तो प्रत्याशियों का चयन का आधार क्या होगा? चयन का आधार समाज है।
ये मैं रोज अपनी सभाओं में कहता हूं कि जो भी जन सुराज से उम्मीदवार होगा उसको लड़ाने की जिम्मेवारी पार्टी की है, पार्टी की होगी, और उसके लिए संसाधन की व्यवस्था भी जहां तक हो सकेगा वो पार्टी की ओर से ही किया जाएगा। चयन का आधार जिसको भी समाज अपने में से चुनकर निकाले वही उम्मीदवार होगा। प्रशांत किशोर जी को राजनीति का जो है सो बहुत बड़ा ये कहा जाता है, यह एक प्रयोग आप अपने ये कर रहे हैं या पूरे बिहार के लिए? ये प्रयोग बिहार के लिए कर रहे हैं, बिहार के लड़के हैं। मेरी अपनी समझ है कि बिहार में अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दी है तो मुझे ये प्रयास करना चाहिए, इसलिए बिहार के लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी योजना दम तोड़ रही है, आपके माइंड सेटअप में क्या है कि सरकारी योजना डायरेक्ट लोगों को, लाभार्थी को मिले, इस पर किस तरह से काम सोचे हुए हैं कि उसका बेनिफिट जो है डायरेक्ट लोग को मिले? सरकारी योजना दम इसलिए तोड़ रही है क्योंकि बिहार में सत्ता और संसाधन दोनों का केंद्रीकरण हो गया है। पूरी व्यवस्था 2 मंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और 4-5 अफसर मिलकर चला रहे हैं। तो जब आप सत्ता और संसाधन का इस तरह से केंद्रीकरण कर देंगे तो स्वाभाविक तौर पर योजनाएं दम तोड़ेंगी, क्योंकि जमीनी हकीकत जो जिनके लिए योजना बनाई गई है उनको पता ही नहीं है, उनकी कोई भागीदारी नहीं है। वहां पर बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़ और उसकी 60% राशि सिर्फ 2 ही लोगों के पास है, वो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। तो 2 लोग और उनके 4-5 अफसर वही मिलकर चला रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जो सत्ता और संसाधन का केंद्रीकरण हुआ है, इसी की वजह से बिहार में सरकारी योजनाएं जमीन पर लागू नहीं हो रही हैं। तो जन सुराज का या मेरी सोच ये है कि बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जिन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको योजनाओं के बनाने में और उसके क्रियान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए, तभी ये सुधार हो पाएगा। मिथिलांचल में पदयात्रा का रिस्पांस कैसा रहा? ये तो अब आप आकलन कीजिएगा कि रिस्पांस कैसा रहा। हम तो जो आदमी घोड़े पे बैठा है उसको क्या समझ में आएगा कि नहीं, तो क्या हम लोग तो एक प्रखंड या एक पंचायत है, तो भाई आप अपने प्रखंड में आप देखिए कि क्या रिस्पांस है। जो आपके प्रखंड में होगा वही दूसरे प्रखंड में भी हो। रिस्पांस क्या है ये तो हमारे पास कोई थर्मामीटर है नहीं कि हम लगा कर देखें कि रिस्पांस अच्छा है कि खराब है। हम अपना काम कर रहे हैं, रिस्पांस अच्छा हो तो भी, खराब हो तो भी। हमारी जिम्मेवारी है, हमको इसको करना है। 5 आदमी आएगा तो भी करेंगे, 500 आदमी आएगा तो भी करेंगे। आज जो दिल्ली में जो है INDA विपक्ष की बैठक हो रही है, तो क्या लगता है कि आज जो दिल्ली में बैठक हो रही है वो सार्थक फल होगा या सत्ता पक्ष को चुनौती देने के लिए जो आज बैठक हो रही है? मेरे भाई, आप चाहे जितनी बैठक कर लें, जितनी बार आपस में बैठ के चाय पी लें, नाश्ता कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उससे तो जमीन पर चुनाव नहीं जीता जाता है। चुनाव जीतने के लिए आपके पास चेहरा होना चाहिए, नैरेटिव होना चाहिए, कार्यकर्ता होने चाहिए, जमीन पर कार्यक्रम होना चाहिए। दिल्ली में बैठिए कि बंगलोर में बैठिए कि मद्रास में बैठिए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बैठक हो रही है, बैठक होने दीजिए। ये आपके लिए कौतूहल का या इंटरेस्ट का विषय हो सकता है, पत्रकारों के लिए। जनता जो यहाँ बैठी है, जो रोड पे चल रही है, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा तो तब होगा दरभंगा में आकर, यहाँ पर ब्लॉक में, यहाँ पर गांव में अगर कुछ इंडिया का एक्टिविटी होगा, तब लोगों के लिए वो जागरूकता का या उनके लिए समझ का, निर्णय का विषय बनेगा। दिल्ली में बैठकर कोई मीटिंग कर रहा है, उससे मधुबनी में, दरभंगा में, सीतामढ़ी के गांव में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले सत्ता तक पहुंचने के लिए धार्मिक भावनाओं को भी ठोस पहुंचाया जाता है। जैसे अभी नीतीश जी के करीबी हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने शिव जी को जो है विनाश की देवता बोल दिए। इस बारे में आपका क्या कहना होगा? मैं बेकार के फालतू वक्तव्यों पर जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, वो हमारा ठेका हमने थोड़ी ना ले रखा है कि कौन क्या बोला उस पर हम जवाब दें। बिहार में राजनीति की ये सच्चाई है। यहाँ पर आप लोगों की नज़र में या सामान्यतः लोगों की नज़र में नेता वही है जो मूर्ख है, जिसको शर्ट के ऊपर गंजी पहनना है, वही यहाँ का नेता है। जो यहाँ पर भाषा विषय का जिसको ज्ञान न हो, अनपढ़ हो, बदमाश हो, उसी को आप लोग जमीनी नेता मानते हैं। अब फिर उसके बाद पूछिएगा कि इन मूर्खों के सवाल के वक्तव्य पर आप टिप्पणी दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे।